हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी हाउस या किसी भी भाव, जो आपकी कुंडली का कोई भी भाव या कोई भी हाउस है, उसका नेचर हम कैसे जानेंगे और बहुत हद तक स्ट्रेंथ भी देखेंगे हम कैसे जानेंगे। ठीक है? तो नेचर का मतलब हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उसके गुण धर्म क्या होंगे, वो हाउस किस तरह से बिहेव करेगा, किस परि तो नेचर का क्या मतलब है, उस पर्टिकुलर भाव के गुण धर्म का क्या होंगे। तो नेचर का क्या मतलब है, उस पर्टिकुलर भाव के गुण धर्म क्या होंगे, कैसा वो बिहेव करेगा, किन परिस्थितियों में अच्छा रिजल्ट देगा, किन परिस्थितियों में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उसे सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज हम जानेंगे। तो किसी भी भाव के नेचर को जानने के लिए हमें दो तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज ये है कि उस पर्टिकुलर भाव को कौन-कौन सा प्लैनेट इम्पैक्ट कर रहे हैं, किन-किन प्लैनेट्स का उस पर्टिकुलर भाव में प्रभाव है। तो पहली चीज हम ये देखेंगे। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि उस भाव का स्वामी कहाँ गया और वो किस तरह से उस हाउस को इम्पैक्ट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट ये देखेंगे कि उस भाव का, जिस भी हम भाव को देख रहे हैं, उसमें किस-किस प्लैनेट का, किस-किस ग्रह का प्रभाव है। तो उसके लिए हमें 2-3 चीजें देखनी है। पहली चीज कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट में, उस पर्टिकुलर भाव में कौन-कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनका सीधा प्रभाव होगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट हाउस देख रहे हैं, उसमें जुपिटर बैठा हुआ है और मरकरी बैठा हुआ है, तो मरकरी और जुपिटर का सीधा प्रभाव होगा। ठीक है? दूसरी चीज हमें देखना है कि उस हाउस का लॉर्ड कौन है। ठीक है? अब दो केस हो सकते हैं। पहली बात कि एक प्लैनेट में, एक हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है। दूसरी बात, उस हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है। ठीक है? हाउस लॉर्ड्स का इंपॉर्टेंस दोनों केस में ज्यादा होगा, लेकिन जिस केस में उस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, उस केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका होगा जो उस हाउस में प्लैनेट बैठा है, भले ही हाउस लॉर्ड कोई भी हो। ठीक है? हाउस लॉर्ड का इंपॉर्टेंस सेकंड नंबर पे होगा। ठीक है? अब इसको इस तरह से समझिए कि हाउस लॉर्ड जो है, अम, जैसे कि आपका घर है, आपने उस घर को किसी किसी को किराए में दे रखा है, तो उस घर की स्थिति क्या है, सबसे ज्यादा वो इस पे डिपेंड करेगी जो किराएदार है वो उस घर को कैसे रख रहा है। ठीक है? आप भी उतने अपने घर को बहुत खराब नहीं होने देंगे। ठीक है? लेकिन फिर भी किसी पर्टिकुलर टाइम में उस घर की स्थिति क्या है, वो उस हाउस का में जो रह रहा है उस समय किराएदार जो है वो बताएगा। ठीक है? लेकिन अगर सपोज कोई किराएदार नहीं रह रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उस हाउस को अच्छा रखने की, उस हाउस की स्थिति सही रखने की। ठीक है? तो दोनों की इंपॉर्टेंस है, लेकिन जिस केस में कोई प्लेनेट उसमें बैठा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस प्लेनेट की हो जाती है। अब तीसरी चीज आती है, उस हाउस को कौन कौन प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें सपोज कर लीजिए पहले हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है। ठीक है? या कोई से भी हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, तो अपने से सातवें हाउस को वो सीधे एस्पेक्ट करता है, सातवें घर को सीधा एस्पेक्ट करता है। मतलब कि सातवीं दृष्टि, अम, हर एक ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। तो जहां भी वो बैठा होगा, उससे 7 घर दूर पे जो घर होगा उसको इम्पैक्ट कर रहा होगा, उस पर प्रभाव डाल रहा होगा। तो पहले हाउस में कोई बैठा है तो सातवें घर को देख रहा होगा, सातवीं दृष्टि होगी उसकी। दूसरे में बैठा है तो कौन सी होगी, आठवीं दृष्टि होगी, मतलब आठवें घर को देख रहा होगा। तीसरे में कोई बैठा है तो नौवें घर को, ऐसे चौथे में 10वें घर को, ऐसे 11वें में कोई बैठा है तो छठे घर को देख रहा होगा। 7 घर दूर देख लेंगे। जैसे 11वें में बैठा है तो ये 11वां घर है, तो 11वां घर पहला घर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है? 11वें में बैठा है तो पांचवें घर को देख रहा होगा, सॉरी। ठीक है? अब कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पेशल दृष्टिज होती हैं। ठीक है? स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं, स्पेशल दृष्टि होती हैं। ठीक है? जैसे जुपिटर, जुपिटर की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो इस केस में आप देखिए, जुपिटर सातवें घर में बैठा हुआ है, तो सातवें घर को तो डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है, प्लस अपने से 5वें और 9वें घर को
इम्पैक्ट करेगा। सातवें को तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हर प्लैनेट की सातवीं दृष्टि तो है ही है, ठीक है। लेकिन जुपिटर की स्पेशल दृष्टि होती है, तो वो अपने से 5वें और 9वें घर को डायरेक्ट आस्पेक्ट करता है, ठीक है। 5वां घर जैसे यहाँ पर इस केस में 11वां है और 9वां घर तीसरा है, ठीक है। आप गिन लेंगे उस जहां भी वो ग्रह बैठा हो उससे 5 घर दूर और उससे 7 घर दूर आप गिन लेंगे, और जो भी जगह आ रही होगी, जो भी भाव आ रहा होगा, वहां पर उस प्लेनेट की स्पेशल दृष्टि है। अब हर स्पेशल दृष्टि में कुछ कुछ अलग रूल भी आते हैं, लेकिन वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर पहले देख लेंगे कोई भी प्लेनेट किस किस घर को आस्पेक्ट डाल रहा है, ठीक है। अब शनि की स्पेशल दृष्टि होती है 10वीं और 30वीं, अपने से तीसरे घर दूर और 10वें घर दूर शनि देखता है, ठीक है। 7वीं तो होती होती है। ऐसी मंगल की होती है, मंगल की 4थी और 8वीं होती है। तो इस केस में देखिए मंगल 10वें और दूसरे घर को प्रभाव डाल रहा है, 7वीं को तो डालेगा ही डालेगा। तो हमने देखा, हमने पहले किसी भी घर में कौन से ग्रह बैठे हुए उनको देखा, फिर उस घर में, फिर उस भाव में उसके लॉर्ड और वो जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसके बीच में किस तरह का संबंध होगा, किसका ज्यादा प्रभाव होगा, किसका कम प्रभाव होगा, उसको देखा। तीसरी बात हमने देखी कि कोई भी प्लेनेट किस तरह का एस्पेक्ट डाल रहा है, किस तरह की दृष्टि डाल रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा, उसको देखा हमने। अब जो आपने नेक्स्ट देखना है कि जिस भी हाउस को आप एनालाइज कर रहे हैं, जिस भी भाव को आप देख रहे हैं, उस भाव से 5वें और 9वें स्थान पर कौन से भाव है, ठीक है। और उन भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनका भी उस पर्टिकुलर भाव में प्रभाव होगा। कितना होगा ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पर उनका भी इस पर्टिकुलर भाव में प्रभाव होगा। और पांचवी चीज आपने देखनी है कि उस भाव में 2 और 12वें स्थान पे, दूसरे और उस भाव से दूसरे और 12वें स्थान पे कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं, कौन कौन सा भाव है और उस पे कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं, उनका भी उस पर्टिकुलर भाव में प्रभाव होगा। लेकिन इसमें एक एक कैच है, वो हम डिस्कस करते हैं। अब 5वें और 9वें स्थान पे जैसे हम मान लीजिए 7वें स्थान की बात कर रहे हैं, तो 7वें से 5वां स्थान कौन सा बनता है, 11वां। 7वें से 9वां स्थान कौन सा बनता है, तीसरा। तो आप अगर 7वें स्थान को एनालाइज कर रहे हैं, तो 7वें भाव को एनालाइज कर रहे हैं, तो 7वें भाव से 11वां भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं उनको ले लेंगे, उनका भी प्रभाव होगा। और तीसरे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं उनका भी प्रभाव होगा, ठीक है। फिर आप दूसरे और 12वें स्थान पे जो जो ग्रह बैठे हैं उनका प्रभाव होगा, लेकिन वो प्रभाव इस हिसाब से लेंगे कि डिग्री किसकी क्लोज है उस पर्टिकुलर भाव से। अब जैसे यहाँ पर 7वां भाव है, ठीक है, और कोई भी भाव 0 से 30 डिग्री के अंदर आता है, कोई भी ग्रह उसमें, ठीक है। तो अब कोई ग्रह मान लीजिए 7वें से एक स्थान पीछे, मतलब छठे स्थान पे है, तो उसकी डिग्री अगर 30 के जितने करीब होगी, वो उतना ज्यादा प्रभाव करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर शनि और चंद्र बैठे हैं, सैटर्न और मून बैठे हैं, तो सैटर्न की डिग्री है 60 डिग्री, मून की डिग्री 28 डिग्री, तो 28 वाले का प्रभाव ज्यादा होगा, सैटर्न का प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम उससे एक स्थान आगे, मतलब दूसरे स्थान को लेते हैं, ठीक है, इस केस में हमने 7वें से एक स्थान पीछे, मतलब 12वें स्थान को लिया। अगर एक स्थान आगे दूसरे स्थान को लेते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे जितनी डिग्री 0 के क्लोज होगी, जैसे यहाँ पर जुपिटर की 3 है और शनि और सूर्य की 24 है, तो जुपिटर का प्रभाव होगा, सूर्य का नहीं होगा। तो 4-5 डिग्री के अंतर में अगर ग्रह बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव होगा, अदरवाइज उसका प्रभाव नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत ही माइनर होगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखनी है राशि। अब राशि क्या बताती है, राशि ये बताती है कि उस पर्टिकुलर भाव में किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। राशि और ग्रह में ये अंतर होता है, देखिए ग्रह जो है एक गाड़ी है, और राशि जो है वो गाड़ी कौन से रास्ते पे चलेगी, कौन सी जगह पे चलेगी, वो जगह है, वो एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं कि फरारी एक गाड़ी है, ठीक है, कोई नॉर्मल हैचबैक गाड़ी है, ठीक है, फिर एक ट्रैक्टर हो सकता है, ट्रक हो सकता है। हम कहेंगे कि कौन सी गाड़ी अच्छी चलेगी, तो ये डिपेंड करता है वो कहाँ चल रही है, ठीक है।
अगर हम खेत की बात करते हैं तो वहां पर फरारी तो बिल्कुल फेल है, ठीक है, ट्रक थोड़ा बहुत चल सकता है लेकिन बेस्ट रहेगा वहां पर ट्रैक्टर। अगर हम गांव की रोडों की बात कर रहे हैं तो भी फरारी उसमें फेल है, ठीक है। अगर हम हाईवे की बात कर रहे हैं तो उसमें फरारी बेस्ट गाड़ी है, ठीक है। तो राशि वो इकोसिस्टम है जहां पर कोई ग्रह काम करता है, ठीक है। तो वो इकोसिस्टम कैसा है वो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। फिर नक्षत्र, नक्षत्र आपको डीप लेवल की चीजें बताते हैं। डीप लेवल की चीजें बताते हैं मतलब नक्षत्र हमको बेसिकली तीन तरह की चीजें बताते हैं। पहली बात, फाइन ट्यून करते हैं प्रिडिक्शन को। अब राशि के अंदर तीन नक्षत्र हो सकते हैं, ठीक है। तो तीनों नक्षत्र अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो फाइन ट्यून मतलब आपको किस तरह का इन्वायरमेंट है वो आपको और फाइन ट्यून करना है तो वो नक्षत्र से आप करेंगे। दूसरी चीज, नक्षत्र से जुड़ी कई सारी स्टोरीज हो सकती हैं, उनके गुण धर्म उस पर्टिकुलर, अच्छा नक्षत्र किसका देखेंगे, जो प्लेनेट उस पर्टिकुलर भाव में बैठा है उसका उसका नक्षत्र देखेंगे। तो नक्षत्र की कई सारी स्टोरीज हो सकती हैं, तो वो स्टोरीज से कई सारे प्रिडिक्शन निकल के आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपका, अगर सोल पर्पस जानना है मतलब वो ग्रह आपको उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर डिग्री पे, उस पर्टिकुलर नक्षत्र पे, राशि पे, उस पर्टिकुलर पद के साथ मिला है तो क्यों मिला है, वो आपका सोल पर्पस बताता है। तो ये सब, ये तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है। हमें पहली बात क्या क्या देखना है, प्रभाव किस किस चीज का क्या होता है। अच्छा, अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है जो उस घर में, जो उस भाव में ग्रह बैठा है उसका। अगर ग्रह नहीं है तो सबसे ज्यादा प्रभाव होगा हाउस लॉर्ड का, ठीक है। मान के चलते हैं दोनों, मान के चलते हैं उसमें ग्रह बैठा है तो ग्रह अपना 100% प्रभाव उसमें डालेगा। हाउस लॉर्ड का प्रभाव आप 70-80%, 60% तक गिन सकते हैं। एस्पेक्ट्स का प्रभाव आप 50% तक गिन सकते हैं। पांचवें और नौवें में जो बैठे हैं उसका प्रभाव 30 से 50% के बीच में गिन सकते हैं। 2 12 पे ग्रह बैठे हैं उनका भी 30 से 50% के बीच में गिन सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो ग्रह की डिग्री कितनी क्लोज है। अगर डिग्री दूर है तो उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा उस पर्टिकुलर भाव पे, ठीक है। और बाकी राशि से तो आप इन्वायरमेंट इकोसिस्टम निकालेंगे, और नक्षत्र से आप निकालेंगे फाइन ट्यून करने के लिए, सोल पर्पस निकालने के लिए, माइन्यूट डिटेल निकालने के लिए नक्षत्र यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, कौन कौन से ग्रह, राशि, नक्षत्र उस पर्टिकुलर भाव में प्रभाव डाल रहे हैं। इसको हम और डिटेल में समझेंगे, अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका, तब और डिटेल में समझ में आएगा। पहले इनको क्लियर कर लेते हैं हमें क्या देखना है। अब दूसरी चीज हम देखेंगे, उस उस हाउस का लॉर्ड किस हाउस में जाकर बैठा है। जिस हाउस में उसका लॉर्ड जाकर बैठ जाता है वो अपना एजेंडा उस दूसरे हाउस के थ्रू जहां वो बैठा है वहां जाकर पूरा करता है, ठीक है। जैसे पहला घर का स्वामी जो भी है 10वें हाउस में जाकर बैठ गया, तो मतलब पहला घर होता है आपकी आइडेंटिटी, आप खुद, ठीक है। तो आइडेंटिटी आप किसके थ्रू एक्सप्रेस करोगे, अपने कर्मों के थ्रू एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। उस घर से आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और उस घर का रिजल्ट आप डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी के 7वें घर का मालिक, हम 7वें घर को एनालाइज कर रहे हैं, और 7वें घर का अम, अम, जो लॉर्ड है वो उसके, सपोज कर लीजिए 11वें घर पे चले गया, तो 7वां घर कौन क्या होता है, आपकी पार्टनरशिप्स, ठीक है, आपकी आपका स्पाउस, ठीक है। तो स्पाउस का डायरेक्ट कनेक्शन उसकी अर्निंग, और 11वां घर का क्या होता है, आपका गेन्स होते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति होती है, अर्निंग्स होते हैं, ठीक है। तो स्पाउस का कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन उसके अर्निंग से पड़ सकता है, या फिर उसकी पार्टनरशिप की वजह से उसकी अर्निंग्स आ सकती है। तो जिस भी घर का स्वामी जिस घर में जाता है उस घर के थ्रू अपनी जो कारकत्व है, जो भी रिजल्ट्स हैं वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे पहले घर का स्वामी छठे हाउस में चले गया, ठीक है। अब छठा हाउस क्या होता है, पहला हाउस क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी, आप खुद, ठीक है। छठा हाउस क्या होता है, छठा हाउस है डिफिकल्टीज का हाउस, रोग, ऋण ऋण, शत्रु का हाउस, ठीक है, या फिर सेवा का हाउस। तो आप अपने जो भी कर्म होगा, जो भी कारकत्व होंगे वो किस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे, अम, या तो आप किसी किसी न किसी प्रॉब्लम से लड़ाई करेंगे, ठीक है, या फिर आप सेवा में लिप्त हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबतें जिंदगी में आती रहेंगी। आप, हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र में, हो सकता है उसके बाहर,
जो कि आपकी जिंदगी का एक पर्पस बन जाए, ठीक है। इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आदमी खुद मुसीबतों में जाकर खुद मुसीबत मोल ले ले। ऐसा भी हो सकता है आदमी अच्छा काम कर रहा हो, जैसे सेवा कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर हो, जैसे कि लॉयर हो, उसकी काम ही ऐसा हो जिस जिसमें वो मुसीबतों से रोजमर्रा के कामों में जूझ रहा हो, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब आपकी आइडेंटिटी किस तरह से मैनिफेस्ट होगी? छठे हाउस के कारकत्वों से मैनिफेस्ट होगी। तो ये दूसरा तरीका है किसी भी हाउस के नेचर को जानने का। और पहला तरीका क्या था? कौन कौन सी चीज उस हाउस में इम्पैक्ट डाल रही है, कौन कौन से ग्रह इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कौन कौन सी राशि इम्पैक्ट डाल रही है, नक्षत्र कैसा उस हाउस का, ठीक है। अच्छा, ये एक मैंने चार्ट बनाया, ठीक है। किस किस हाउस का, जैसे मान लीजिए आपने ये ये देखा किसी पर्टिकुलर हाउस में आपका कौन कौन से ग्रह इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मान लीजिए सन बैठा हुआ है, लग्न की बात कर लेते हैं, लग्न में सन बैठा हुआ है, ठीक है। और मार्स और सपोज कर लीजिए जुपिटर उस पे दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। तो सन का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी का मेन पर्पस क्या हो जाएगा? आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, ठीक है। आपको प्रॉब्लम किस चीजों से हो सकती है? सन किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ईगो को, ठीक है। इन चीजों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मार्स, मार्स आपके उसमें 50 मतलब, क्योंकि मार्स एस्पेक्ट कर रहा है तो हम इसको 50% मतलब, अब देखिए कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं है, ऐसा नहीं। ये तो मैंने समझाने के पर्पज से किया है कि 50%, 30%, 40%, पर एक रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए ये नंबर, कोई कॉन्क्रीट नंबर नहीं है ये, ठीक है। तो मास डाल रहा है तो आपकी आइडेंटिटी जो होगी एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, चैलेंजेस, इनके अराउंड भी काम करेगी, ठीक है। फिर जुपिटर भी है, फिर मतलब आप आपका विजडम से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, ठीक है। आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइप की पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक मैंने जस्ट लिस्ट बना रखी थी ताकि कोई अगर रेफर करना चाहे तो रेफर कर सकता है। अब देखना कैसे, मतलब अब दो केस हो सकते हैं, या तो आप किसी पर्टिकुलर भाव को देख रहे हैं, ठीक है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस भाव का स्वामी कहाँ गया उस चीज को देख रहे हैं। या तो उस भाव को ये देख रहे हैं आपकी उस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन कौन सी राशि है, कौन से नक्षत्र प्रभाव डाले, या फिर उसका स्वामी जहां गया उसको भी देख रहे हैं आप, ठीक है। तो हाउस क्या है? हाउस ये है कि किस जीवन के किस भाव में वो पर्टिकुलर एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है, कौन सी जगह में। जैसे दूसरा घर है तो आपकी आपकी बोली में इस तरह की बातें हो सकती हैं। जैसे सूर्य दूसरे घर में बैठा हुआ है तो आपकी बोली में अथॉरिटी दिखेगी, एक आपकी बोली में रिकॉग्निशन की एक चाह दिखेगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस दिखेगा, ठीक है। सन इन सब चीजों का कारक है, ठीक है। तीसरे हाउस की बात हो रही है तो आपको आपके तीसरे हाउस में अगर सन बैठा है तो तीसरा पराक्रम का हाउस है, ठीक है। आपकी हॉबीज का हाउस है, ठीक है। आपके अनकॉन्शियस माइंड का हाउस है, तो उनमें ये सब चीजें दिखेंगी जो जो चीजें उस पर्टिकुलर उसमें प्रभाव डाल रही है, भाव में प्रभाव डाल रही है, ठीक है। प्लेनेट हमने डिस्कस कर ही लिया कौन सी एनर्जी है, ठीक है। साइन हमने डिस्कस कर लिया, साइन क्या है, राशि क्या है, राशि की किस तरह की एनर्जी एनवायरमेंट में वो पर्टिकुलर प्लेनेट काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको देखना है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब इस एग्जांपल को आप, अभी मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है वो ये ले रखा है कि मान के चलते हैं कि पहला घर का स्वामी 10वें घर में गया है, तो किस तरह से हम रिजल्ट उसके पढ़ेंगे। आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि पहले पहले घर में कोई प्लेनेट बैठा है, ठीक है, दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। मतलब दोनों को एक ही तरह से पढ़ना है, बस बस इम्पैक्ट अलग अलग हो जाएगा दोनों का। जब आप फर्स्ट हाउस में देखेंगे कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, कौन सा ग्रह कौन सी राशि बैठी है, तो वो फर्स्ट खुद आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th में गया है तो मतलब वो आइडेंटिटी आपको किस हाउस के थ्रू मैनिफेस्ट हो रही है, 10th हाउस के थ्रू, उसको पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें ये एग्जाम्पल लिया है कि पहले हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाता है। अब पहला हाउस जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी आइडेंटिटी होती है,
10वां हाउस आपका कर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैरियर लिखा है क्योंकि मेजर कर्म आप अपने कैरियर में ही करते हैं, लेकिन कर्म कहीं भी कर सकते हैं आप हो सकता है किसी ग्रुप का पार्ट हो, आप हो सकता है सेवा करते हो, सेवा भाव में हो, ठीक है। हो सकता है कई तरह के आप काम करते हो, तो बेसिकली कर्म आप कई जगह करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो कर्म आपके देखे जाते हैं 10th हाउस से देखे जाते हैं, पर कैरियर चूंकि कर्मों आप जो भी कर्म करते हैं उसका एक मेजर हिस्सा होता है, तो इसलिए कैरियर को भी हम 10th हाउस के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब दो तीन चीजें होती हैं, जो भी हाउस का लॉर्ड जहां भी जाएगा तो उस हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन दूसरे जिस भी हाउस में जा रहा है उसके साथ बन जाएगा। जैसे कि फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस आप है, ठीक है। तो आप 10th हाउस से डायरेक्ट कनेक्ट आपका कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। आप अपने कर्मों से बहुत ज्यादा अटैच होंगे, ठीक है। अटैचमेंट आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। आपकी सिग्निफिकेंस उस हाउस की काफी बढ़ जाएगी जहां पर आपके लगन का लौट गया है, ठीक है। इसको और हाउसेस के केस में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7वें हाउस में लेते हैं, जो कि आपकी मैरिज का हाउस है, जो कि आपके स्पाउस का हाउस है। तो स्पाउस के हाउस का स्वामी मतलब 7th लॉर्ड का स्वामी 10th में चले गया, तो आपकी स्पाउस का आपके कर्मों से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका आपका स्पाउस आपके कर्मों से काफी ज्यादा अटैच होगा। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो जहां भी आपके लगन का स्वामी चले जाएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हम ले रहे हैं, वहां से आपका जिंदगी में हमेशा लेना देना लगा रहेगा। मतलब वहां से आपका कुछ ना कुछ कारकत तो हमेशा आते जाते रहेंगे आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस आपकी उस पर्टिकुलर हाउस की बनी रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस का स्वामी जहां भी गया तो आपकी किस तरह की पर्सनैलिटी होगी? आपकी कैरियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होगी, मतलब कैरियर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई आपकी जिंदगी में, ठीक है। अब 10th हाउस आपका आपके अ, आपके रेपुटेशन का भी हाउस है, आपके फेम का भी हाउस है। तो आपकी फेम प्रोफेशन के थ्रू आ सकती है, ठीक है। आप हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में काफी ज्यादा पॉपुलर इंसान हो, ठीक है। आपका काम आपकी जिंदगी का मकसद बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसी तरह से किसी हाउस को पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। पर हालांकि ये हम एग्जाम्पल किस हाउस को समय कहा गया उसके उसके रूप में ले रहे हैं, पर आगे देखेंगे जब आप हम राशि पढ़ेंगे, नक्षत्र पढ़ेंगे और कौन सा प्लेनेट इंपैक्ट कर रहा है वो हम किसी पर्टिकुलर हाउस के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लिया गया है कि 7th हाउस का स्वामी सेकंड लॉर्ड हाउस में चले जाता है, तो मैरिज आपका स्पाउस डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है आपकी फैमिली और वेल्थ के साथ, ठीक है। इसका प्रिडिक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं? स्पाउस ब्रिंग्स वेल्थ, मतलब स्पाउस जब भी आपकी शादी होगी तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है। अपोजिट भी हो सकता है, मान लीजिए वो हाउस एफ्लिक्टेड हो तो आपकी वेल्थ घट भी सकती है, आपकी वेल्थ जा भी सकती है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी फैमिली का आपकी शादीशुदा लाइफ पे काफी ज्यादा इंफ्लुएंस होगा, ठीक है। और ये तो गलती से यहाँ पर मिसटाइप हो गया, ठीक है। ये दो प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस भी हाउस का स्वामी जहां जाएगा उसको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेंथ और डिग्निटी आप कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब डिग्निटी ऑफ अ प्लेनेट मतलब कोई भी प्लेनेट बैठा है वो किस तरह के रिजल्ट देगा वो डिपेंड करता है, आपको उसको नवमांश और मेन चार्ट दोनों में देखना पड़ेगा। अब कौन सा प्लेनेट किस राशि में एक्सॉल्टेड होगा, किस राशि में डेबिलिटेड होगा, ये मैंने एक अलग वीडियो में शेयर किया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप मेरे चैनल में जाएंगे तो ये वाला वीडियो सभी राशियों का स्वभाव, इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा प्लेनेट किन राशियों में अच्छा काम करते हैं, किन में गंदा काम करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी प्लेनेट की डिग्निटी देखनी है, किसी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी है तो आप दोनों में देखेंगे, नवमांशा में और मेन चार्ट, ठीक है। अब कोई हो सकता है हाउस अपने अपने एक्सॉल्टेड हो, कोई हो सकता है डेबिलिटेड हो, कोई हो सकता है अपने खुद के साइन में हो, कोई एनिमी साइन में हो, ठीक है। तो ये अलग अलग रिजल्ट है उन हाउसेस के, उसके हिसाब से आप प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। और भी कई तरह के बल होते हैं जो किसी हाउस की डिग्निटी में काम करते हैं, ठीक है। ये सब मैंने अपने वीडियोस में शेयर किया हुआ है। तो इस वीडियो में किस तरह से किसी हाउस की डिग्निटी, किसी हाउस के बल हमें निकालें, ये मैंने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। ग्रहों की शक्ति को कैसे पहचाने, आप इसको देख सकते हैं।
अब उसके बाद हमारा केस आ जाता है राशि का। अब राशि हमने जैसे कि डिस्कस किया है, बताती है कि कोई भी प्लैनेट ये बताता है कौन सी एनर्जी काम कर रही है। राशि ये बताती है कि वो एनर्जी कैसे काम करेगी, किस इकोसिस्टम में काम करेगी, एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, अब ये राशि आप इस केस में भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि फर्स्ट लॉर्ड गया 10th हाउस में। अदरवाइज भी आप किसी भी हाउस में क्या किस तरह क्या चीज कौन सी एनर्जी काम करेगी ये देखेंगे, उस हाउस में कौन कौन से ग्रह इंपैक्ट डाले, कैसे काम करेंगी, उसको देखने के लिए आप देखेंगे कि उस हाउस की राशि क्या है। तो दोनों केस में इस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, तो तो अब राशि आपकी अब राशि आपकी ये बता सकती है किस टाइप की एनर्जी आपकी काम कर रही है। राशि हमें ये भी बताती है कि उस एनर्जी का तत्व क्या है, मतलब फायर तत्व की राशि है, अर्थ तत्व की राशि है, एयर तत्व की राशि है, वाटर तत्व की राशि है। ठीक है, ये भी बताती है कि राशि चर है, अचर है या द्विस्वभाव है। ठीक है, इन सब के अपने अलग अलग मतलब होते हैं। इनको भी आपको देखना है तो मैंने राशियों का अपना 4 वीडियो की सीरीज बनाई है, आप पूरी देख सकते हैं। तो ये मैंने 4 वीडियो की सीरीज बनाई थी, राशि ऊर्जा को समझे, राशि तत्व क्या होते हैं, लग्न कुंडली वर्सेस चंद्र कुंडली, और चौथी सभी राशियों के प्रभाव स्वभाव। ठीक है, तो राशि से आप देखेंगे किस तरह की एनर्जी है। कोई सी भी, जैसे सूर्य है, वो मकर राशि में अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, या फिर शनि है, वो एरीज में सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, ये आप राशि से पहचानें। अब हम अपने एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं तो 3 केसेस ले लेते हैं हम। पहले केस में पहले तो सूर्य पहले भाव का स्वामी है और 10वें भाव में गया है। ठीक है, तो कैरियर आपका मैनिफेस्ट होगा आपके कर्मों के थ्रू। ठीक है, एक तो ये बात हो गई है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब इसमें राशि हम शामिल करते हैं, तो मान लेते हैं पहले केस में राशि है एरीज, दूसरे केस में राशि है लिब्रा, और तीसरे केस में राशि है कैप्रिकॉर्न। तो तीनों केसेस में कैसे कैसे हमारी प्रिडिक्शन चेंज होगी ये हम एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। अब एरीज राशि है, वो बेसिकली लीड करना चाहते हैं, अपनी अप्रोच में डायरेक्ट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव लेने से घबराते नहीं है। ठीक है, तो सन उसमें कैसा रिजल्ट देगा, सन अगर एज में होगा तो लीडरशिप जो होगी, क्योंकि सन लीडरशिप का भी कारक है और पहला हाउस 10th में गया है। ठीक है, तो उसकी अप्रोच डायरेक्ट और अप्रोच एग्रेसिव होगी। ठीक है, सन चाहेगा, सन जो भी अपना रिजल्ट देना चाहेगा उसमें इंडिपेंडेंस और कंट्रोल चाहेगा, या पर्सन जो भी काम करेगा उसमें इंडिपेंडेंस और कंट्रोल चाहेगा, इनिशिएटिव लेने से घबराएगा नहीं। ठीक है, अपने कैरियर में काफी कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है, और कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, लीडर हो सकता है पर्सन। ठीक है, दूसरी तरफ लिब्रा है। अब लिब्रा जो है नेगोशिएशंस की राशि है, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस पे लिब्रा विश्वास करती है। ठीक है, बैलेंस लिब्रा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब इसमें कैसा लिब्रा रिजल्ट देगा कि लीडरशिप की क्वालिटी जो है आपकी थोड़ी डिप्लोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, अपने कैरियर में काफी ज्यादा रिलेशनशिप वो बनाएंगे। ठीक है, और वो रिलेशनशिप जो है नेगोशिएशंस के बेस पे आधारित होगी। बैलेंस करना चाहेंगे सिचुएशन को हमेशा, कभी भी हार्श नहीं बोलेंगे, कभी भी ऐसा भी नहीं कि बहुत बोले ही ना। ठीक है, बोलेंगे भी, लेकिन एक नेगोशिएटिंग डिप्लोमेटिक अंदाज में। ठीक है, कैरियर में काफी ज्यादा पार्टनरशिप्स टाइप की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एक तरह की एस्थेटिक डिजाइन रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, एस्थेटिकली अच्छी लगेंगी जो भी काम करेंगे वो। ठीक है, पब्लिक रिलेशन हो सकता है कैरियर में जुड़ा हुआ हो या उसका एक पार्ट हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्श डिसीजन लेने से डरेंगे। ठीक है, अब कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन स्ट्रक्चर की राशि है, हार्डवर्क करवाती है। ठीक है, स्टेटस कैप्रिकॉन राशि में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, एम्बिशन की राशि है कैप्रिकॉन। ठीक है, तो कैस किस, और मान लेते हैं फर्स्ट हाउस 10th हाउस में गया और एक लीडरशिप की हम कुंडली देख रहे हैं, तो लीडरशिप किस तरह की होगी, प्रैक्टिकल हो जाएगी, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बंदा, उसीलिए उसका स्टेटस बनेगा। ठीक है, एम्बिशंस काफी
हो जाएंगे कैरियर में, कैरियर बंदा जो है एम्बिशियस हो जाएगा अपने कैरियर, ठीक है। अब क्योंकि कैप्रिकॉर्न में आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो अथॉरिटी आपकी ग्रो होगी लेकिन धीरे धीरे होगी। आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकते हैं मैनेजमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सिस्टम के साथ। तो इस तरह से अलग अलग राशियां प्रिडिक्शन को अलग अलग तरीके से बदल देंगी, एक ही ग्रह है तब भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नक्षत्र कैसे कैसे हमें कैसे हमारे प्रिडिक्शन को बदलते हैं। अब नक्षत्र हमें बताते हैं कि देखिए एरीज राशि है, एरीज राशि हमारी इनिशिएटिव की राशि है, चैलेंजेस की राशि है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट इंडिपेंडेंस पर्सन की राशि है, ठीक है। लेकिन एरीज में अलग अलग 3 नक्षत्र हमारे आते हैं, ठीक है। अश्विनी आता है, भरणी आता है, कृतिका आता है, ठीक है। अश्विनी बहुत ही फास्ट नक्षत्र है, स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, इनिशिएशन करता है हमेशा, और डीप एक मोटिवेशन ये है कि एरीज अश्विनी बेसिकली बहुत ही अच्छे हीलर्स होते हैं, ठीक है। भरनी भरनी का मेन काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन भरनी वाले रिस्पॉन्सिबल काफी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेते हैं, ठीक है। अपने ऊपर सारा बर्डन उठा लेते हैं, ठीक है। अपने जो भी चीज होगा उसका जोर अपने कंधों पे ले लेंगे, ठीक है। अब कृतिका होता है, कृतिका का मेन पर्पस होता है आपका प्यूरिफिकेशन, जो भी चीज नेसेसरी नहीं आपकी जिंदगी से वो हटा देता है, ठीक है। अब ये आपका डीपर, अब देखिए राशि एक ही है लेकिन इसका डीपर पर्पस अलग अलग है। मेन एट्रीब्यूट सबके सेम होंगे लेकिन अंदर जाएंगे तो जो उसका ये राशि इस पर्टिकुलर तरीके से क्यों बिहेव कर रही है वो आप नक्षत्र से देखेंगे, ठीक है। तो इससे हम 3 चीजें निकाल सकते हैं कि एक तो फाइन ट्यून कर सकते हैं, मतलब एरीज राशि है लेकिन किस तरह बिहेव करेगी, भरनी की तरह करेगी, कृतिका की तरह करेगी और अश्विनी की तरह करेगी, ये देख सकते हैं। प्लस डीपर मोटिवेशन, मतलब एक आदमी कुछ कर्म कर रहा है, ठीक है, उसका डीपर मोटिवेशन क्या है, डीपर मोटिवेशन मतलब उसका सोल पर्पस क्या है। जैसे अश्विनी है तो हम बोल सकते हैं हो सकता है उसका पर्पस ये हो, मतलब अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है वो, हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है लेकिन इनर पर्पस उसका हीलिंग है। हो सकता है वो लोगों से बात करता हो, डे टू डे में आता हो, उनको ऐसे ही हील कर देता हो वो, मतलब आपस में काम के दौरान ही उनको हील कर देता हो, ठीक है। हो सकता है अपने काम में वो कुछ ऐसे कामों में हो जिसमें वो हीलिंग करता हो, ठीक है। कुछ काम डायरेक्ट हो सकते हैं, कुछ काम इनडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है काउंसलर हो, काउंसलर में डायरेक्टली तो हीलिंग का काम नहीं है उसका, लेकिन काउंसलिंग कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है वो हीलिंग कर दे रहा हो, या फिर डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है डॉक्टर हो सकता है साइकेट्रिस्ट हो सकता है, इस टाइप के किसी भी काम में हो सकता है वो, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके सोल का इनर पर्पस उस काम को करने का हीलिंग है, ठीक है। तो ये इनर पर्पस इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेन मेन पॉइंट आज के वीडियो के। अच्छा, इन्हीं चीजों को आप डायरेक्टली, ये तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि किसी हाउस का स्वामी किसी हाउस में गया, डायरेक्टली उस हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि हम देखना चाहते हैं सेकंड हाउस को, और सेकंड हाउस में सपोज जुपिटर बैठा है और जुपिटर अश्विनी में है, ठीक है। तो उसका इनर पर्पस क्या होगा, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं हम तो वाणी से रिलेशन है, ठीक है, या कुल से रिलेशन है, ठीक है। जुपिटर की बात करें तो ज्ञान से रिलेशन है, ठीक है। और अश्विनी बैठा तो हीलिंग से रिलेशन है, तो उसकी वाणी में हो सकता है कुछ ऐसे तत्व हो जो दूसरे के लिए एज अ हीलर काम करे, ठीक है। ये एक प्रिडिक्शन हो सकता है, या उसके कुल में कुछ ऐसी चीजें हो, ये डीप और डिटेल में देखने में पता चलेंगी, नवमाशा में देखने में पता चलेंगी कि एक्चुअली क्या है। पर हाँ, ये पॉसिबल प्रिडिक्शन है कि उसके कुल में कुछ ऐसा काम करते हो, ऐसे काम करते हो जो कि एक हीलर के काम है बेसिकली, ठीक है। हो सकता है उसके पूर्वजों का काम ऐसा हो जो कि हीलर का काम है और वो जो उसके कुल में अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। इस टाइप की कुछ प्रिडिक्शन हमारी हो सकती है। तो दोनों केसेस में, मतलब राशि के भी केस में और नक्षत्र के भी केस में, इन प्रिडिक्शन को आप जिस हाउस में पर्टिकुलर हाउस का स्वामी गया उसमें भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट उस हाउस में भी लगा सकते हैं इन प्रिडिक्शन को। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली पर्पस ये था कि देखना कि किसी हाउस का नेचर किस हिसाब से वो हाउस बिहेव करेगा, कैसे काम कर सकता है, ठीक है। इस नेचर के हिसाब से फिर आगे आप और भी चीजें कर सकते हैं, आप रेमेडी भी कई सारी प्रिपेयर कर सकते हैं, पर पहले ये जानना जरूरी है कि हाउस बिहेव कैसे कर रहा है, उसका पर्पस क्या है,
किस तरह की प्रिडिक्शन उससे आती हैं, ठीक है, और कौन सी चीजें उसे इम्पैक्ट कर रही है वो जानना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जब एक बार नेचर आप अच्छे से जान लेंगे तो बहुत सारी उसके आगे चीजें आप कर सकते हैं प्रोसेस में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और जिन लोगों ने देखा बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।